Hello, bankers. A very, very good evening to all of you. Welcome back. In this session, we are going to start our practice session based on BFM subject. Okay. तो दिस इज आवर वेरी फर्स्ट सेशन जहाँ पे हम लोग बात करेंगे BFM और आज से हम लोग शुरुआत करेंगे BFM मॉड्यूल ए का. ठीक है. So every day I'll come up with a set of question, and with the help of these particular question, I'll try to build your concepts of fundamental as well as we'll have a good practice, right? So regular, like first for next few days, I'll come up with the module wise and unit wise questions. Okay. So then we'll have a marathon session for module A, B, C, D, which will include your case studies, application based question, and direct question, right? Then before your examination, okay, so we'll have a long marathon session. So where we will practice number of mixed question from all the four module, right? चलो तो स्टार्ट करते हैं विद मॉड्यूल ए. सो मॉड्यूल ए एंड बी, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल फॉर योर बीएफएम प्रिपरेशन. जैसे हमने स्ट्रेटेजी सेशन के अंदर भी इनके ऊपर बात किया था. रीजन बीइंग, अगर आप मॉड्यूल सी एंड डी को देखते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ रिविजन फॉर योर मॉड्यूल ए एंड बी. तो या तो आप इनको यहां पे बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए या फिर हर एक मॉड्यूल को आप इक्वल टाइम अलोकेट करें. बेटर की आई वुड, दिस इज माय पर्सनल सजेशन टू ऑल ऑफ यू, कि मॉड्यूल ए एंड बी को सबसे ज्यादा टाइम अलोकेट करके अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, राइट? चलो, तो इफ वी टॉक अबाउट मॉड्यूल ए, दिस इंक्लूड योर 10 यूनिट्स. ठीक है. सो दिस इज वेरी फर्स्ट सेशन, सो आई विल गिव यू एन इंट्रोडक्शन. देन हम लोग आपका रेगुलर बेसिस पे इनके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है. सो एक्सचेंज रेट एंड फॉरेक्स बिजनेस, फर्स्ट वन. LRS, liberalized remittance scheme and other remittance facilities. Correspondent banking and NRI banking. So correspondent banking, which include Nostro, Vostro, Loro, and Mirror account. NRI banking, that include NRE, NRO, FCNR, and SNRR account, right? We have documentary letter of credit, facilities for exporter and importer, external commercial borrowing and foreign investment in India, risk in foreign trade, role of EXIM, Reserve Bank of India, exchange control in India, International Financial Service Center IFSC, technology in international banking. Okay. So आने वाले टू सेशन के अंदर इंक्लूडिंग टुडे सेशन, ठीक है, विल प्रैक्टिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन दीज टू यूनिट. ठीक है. आज के जो क्वेश्चन है वो बेसिकली आपका जो फॉरेक्स बिजनेस है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा. ठीक है. एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड विल हैव लॉन्ग सेशन एज वेल. ठीक है. तो जहां पे हर एक दिन वी विल ट्राई, लाइक विद एवरी वन सेशन वी विल ट्राई टू कवर एटलीस्ट 2 यूनिट्स. ठीक है. तो जिससे हम लोग ये जो लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन है इसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाए. और जो कैंडिडेट नवंबर दिसंबर के लिए जा रहे हैं तो उनके लिए यू गाइस जस्ट रिलैक्स. ठीक है. आप जो भी कंटेंट आपको मिल रहा है इसको पढ़िए. आपके लिए बहुत सारी चीजें आने वाले समय में प्लान की जाएगी. बट जो लोग अभी जुलाई 9 को आपका पेपर देने वाले हैं, ठीक है, सो आई ट्राई माई बेस्ट कि अगले 8-10 दिनों में एटलीस्ट यू विल बी एबल टू स्कोर 50 और 50 प्लस. ठीक है. तो ये अगर आप रेगुलरली इन सब चीजों को फॉलो करेंगे तो दैट इज माई कमिटमेंट, राइट? चलो, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, गाइस. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट internal control guidelines of RBI with regard to forex dealing in India? अब देखो क्या है, I hope everybody is aware about the forex market regulation. ठीक है. सो वो LRS स्कीम हो या अदर रेमिटेंस फैसिलिटीज हो या अदर आपका बिजनेस हो, ठीक है, सो इसके ऊपर जो गवर्निंग एक्ट है दैट इज फेमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999. ठीक है. अर्लियर इट वाज नोन एज फेरा. ठीक है. तो यहां पे फेरा के ऊपर आपका जो कहीं ना कहीं रेगुलेटरी अथॉरिटी है दैट इज आरबीआई. अब यहां पे सेट ऑफ गाइडलाइंस है और ये गाइडलाइंस जिन्होंने पास्ट में एक्सपीरियंस किया होगा, काफी सारे क्वेश्चन उनके ऊपर आपको मिलेंगे जो थोड़ा बहुत कंफ्यूज भी हमें करते हैं. ठीक है. So we will go through these particular guidelines. First one is adequacy of capital to undertake aggregate dealing activities bearing in mind the bank capital and earning performance. ठीक है. तो पहला बिल्कुल सही है ना. ठीक है. So adequacy of capital to undertake aggressive dealing activities bearing in mind in the bank capital and earning performance. Basically जब भी हम लोग आपका कोई भी पोजीशन बनाएंगे, so we have to keep like जो रिस्क एपेटाइट है आपका उस पर्टिकुलर बैंक का वो
और जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है दे शुड बी फॉलो, ठीक है, उनका आपका पालन किया जाए। द डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम यूज मस्ट बी अप्रोप्रिएट to the nature and volume of activities in order to ensure functional separation, ठीक है। तो जैसे बल्क ट्रेड आपके होते हैं, so you should have that strong system which can handle those kind of trade। तो वो उसके लिए, ठीक है, कई बार आपका होता है ना कि जैसे बहुत बार आपने देखा होगा, खासकर आज की डेट में जो ट्रेडिंग होती है वो बेसिकली एल्गोरिथम ट्रेडिंग के बेस पे होता है। और कई बार ना ट्रेड आपका जब बल्क में होती है तो सिस्टम आपका हैंग हो गया या दस ऐसी प्रॉब्लम ना हो, बिकॉज उनकी वजह से अननेसेसरी लॉसेस आपके हो सकते हैं। अगेन सेकंड वन इज आल्सो ट्रू, ठीक है। एप्रोप्रिएट वार वैल्यू एट रिस्क मॉडल फॉर क्वांटिफाइंग द एक्सटेंट ऑफ मार्केट रिस्क फॉर अ गिवन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो मार्केट पोर्टफोलियो में आपका ट्रेडिंग, दिस इज अ केस ऑफ ट्रेडिंग बुक, तो कहीं ना कहीं आपका जो मार्केट पोर्टफोलियो या जो रिस्क आपके हैं वो उनका प्रॉपर एनालिसिस हो, तो उसके लिए आपका जो वार वैल्यू एट रिस्क मॉडलिंग आपने जो डिजाइन किया है इट शुड बी एप्रोप्रिएट, ठीक है। अगेन दिस इज आल्सो ट्रू, ठीक है। एवरी डीलर शुड बी एडवाइस ऑफ लिमिट्स इंक्लूडिंग स्टॉप लॉस limits allocated and work within the limit, right? So this is again 100% true, ठीक है। So जैसे होता है ना एक्सपोजर्स लिमिट है या स्टॉप लॉस है, तो ये these should be clearly articulated to the participating members और स्टेक होल्डर्स, ठीक है। तो जैसे कोई डीलर है आपका तो उसका लिमिट कितना है, लाइक डे वाइज, डील वाइज, मंथ वाइज, ठीक है, वो सारा आपका पोर्टफोलियो वाइज उसके ऊपर क्लियरिटी होनी चाहिए। तो सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट है। क्या क्वेश्चन था आपका? Which of the following statement is true? देखिए आपका आंसर क्या होना चाहिए? All statement are true, ठीक है, yes, बिल्कुल, ठीक है। So all of the above are correct answer about this particular dealing, ठीक है। तो एक बार आते हैं जल्दी से अपने बुक की तरफ, ठीक है। So adequacy of capital undertake this, we already discussed this, appropriate VAR model, ठीक है। Every dealer should be advised to limit this, apart from these, ठीक है, periodic review and validation of existing models to test the robustness of such models, ठीक है। तो जो भी हमने आपका जैसे जितने भी मॉडल हमारे डिजाइन है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं एक्टिव पार्ट है आपका इस पूरे सिस्टम का, ट्रेडिंग सिस्टम का, तो उनका रेगुलर टेस्ट आपका होना चाहिए, उनकी एफिकेसी एफिशिएंसी आपका टाइमली बेसिस पे टेस्ट हो कि कहीं ना कहीं दे आर कैपेबल टू डू दैट पर्टिकुलर टास्क और नॉट, ये आपका जस्टिफाइड हो और इस पे वो कहीं ना कहीं आपका सबका कॉन्फिडेंस हो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस all deal done have to be within the corresponding limit fixed, जैसे आपका काउंटर पार्टी एक्सपोजर लिमिट, स्टॉप लॉस लिमिट, कंट्री वाइज एक्सपोजर लिमिट इन रेस्पेक्ट टू फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग विद इन द नेट ओवरनाइट ओपन पोजीशन लिमिट, ठीक है। नेट ओवरनाइट ओपन पोजीशन मींस जहां पे हम लोग पोजीशन को ओपन रख रहे हैं, दैट मींस बाय आज हुआ है, ठीक है, आपका सेल नहीं हुआ, ठीक है। सो वी आर कैरिंग फॉरवर्ड दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन फॉर नेक्स्ट ट्रेडिंग डे, सो दैट इज द वन, राइट। इसके अलावा इंडिविजुअल गैप लिमिट, एग्रीगेट गैप लिमिट्स etc are approved by the like they should be part of bank board approval policy, so that is the one, right? Evaluation of foreign exchange profit and losses at the closing rate of every month as announced by the Foreign Exchange Dealer Association of India. So these are some set of rules, guidelines which are generally part of internal control guidelines of RBI, ठीक है, जो जिनका पालन आपका सबको करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, which type of authorized dealers can handle all current account and capital account transactions according to RBI direction issued from time to time, like commercial bank, state and cooperative banks and others, ठीक है। अब देखो क्या होते हैं, अगर आप LRS को पढ़ते हैं या रेमिटेंस फैसिलिटीज फॉर इंडिविजुअल्स, अगर आप इस एरिया को कहीं ना कहीं देखते हैं, ठीक है, सो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। ऑथराइज डीलर्स क्या होते हैं? दीज आर लाइक ये ऐसे इंस्टीट्यूशन है बेसिकली आपके बैंक जिनको आरबीआई के द्वारा लाइसेंस दिया गया है फॉरेक्स मार्केट में डील करने के लिए। वी हैव थ्री कैटेगरीज, ऑथराइज डीलर 1, 2 एंड 3। देयर इज नथिंग लाइक ऑथराइज डीलर 4। हाँ, चौथा हमारे पास क्या आता है? फुल फ्लेज मनी चेंजर। सबसे ज्यादा जो राइट्स आपके होते हैं दैट बिलोंग्स टू ऑथराइज डीलर्स कैटेगरी 1 बैंक, जिसमें आपके जो कमर्शियल बैंक हैं या फिर आपका जैसे आपका जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या आपके जितने भी अदर बैंक है, ठीक है, या बहुत सारे अदर इंस्टीट्यूशंस भी जिनको आरबीआई के द्वारा अलाउ किया गया कि दे कैन
participate in capital account. That means when individuals or companies are making investment abroad, they are for that particular purpose they are doing remittances. Current account is like, suppose that being an individual, if I'm traveling abroad or for education purpose, for health treatment purpose, वो remittances हो रहे हैं, वो आपका current account के अंदर आते हैं, ठीक है. कैपिटल एंड करंट अकाउंट, ये डिफरेंसेस. तो सबसे ज्यादा राइट जो आपके पास होते हैं वो आपका ऑथराइज्ड डीलर्स कैटेगरी 1 बैंक, ठीक है. जैसे आपका बैंक है, दैट इज उसको जो लाइसेंस दिया गया, दैट इज पार्ट ऑफ दिस. ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 2, जहां पे आपका एफएफएमसीज, दैट मींस फुल फ्लेज मनी चेंजर्स, अपग्रेडेड एफएफएमसीज, ये हो सकते हैं, आरआरबीज हो सकते हैं, आपका कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स हो सकते हैं, दे आर पार्ट ऑफ दिस. कैटेगरी 3 आपका जिसमें कौन आता है, जैसे मोस्टली आपका जो डीएफआईज हैं, ठीक है, डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक एक्सिम, नाबार्ड, या फिर आपका जो भी अदर जैसे सिडबी, सो दे आर जनरली पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वन, राइट. एंड फुल फ्लेज मनी चेंजेस, ये जैसे आप एयरपोर्ट प्राइमिसेस पे देखते हैं बहुत सारे, या कोई अच्छा होटल है, ठीक है, 5 स्टार, वहां पे करेंसी एक्सचेंज होता है, या मार्केट में कुछ शॉप होती है, so they get license from RBI as a FFMC. तो ये category. So what will be your correct answer for this one? Option A will be right answer for this one. ठीक है. And everybody they should have clarity about आपका category 1, category 2, category 3 and FFMCs. ठीक है. तो एक बार जल्दी से इसका सोल्यूशन देख सकते हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. अब एक और चीज यहाँ पे, जैसे जो ऑथराइज डीलर का लाइसेंस है वो आरबीआई के द्वारा इशू किया जाता है. एंड एज लाइक सपोज दैट किसी बैंक को आरबीआई के द्वारा ऑथराइज डीलर का आपका लाइसेंस दिया गया, ऑटोमेटिकली they'll become part of फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है. तो इसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा जरूर, ठीक है. फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो कि 1958 में आपका फॉर्म हुआ था, ठीक है. आरबीआई की इनिशिएटिव है ये, जो कहीं ना कहीं जैसे हमारे लिए आईबीए काम करता है उसी की तरह. तो हमारी जो प्रॉब्लम्स है, हमारी मीन्स ये जो ऑथराइज डीलर्स की प्रॉब्लम्स हैं, या जो मार्केट में जो चैलेंजेस हैं, उनको गवर्नमेंट या आरबीआई तक पहुंचाना, ठीक है, और अमेंडमेंट्स लेके आना, ठीक है. जो फॉरेक्स डीलर है उनको ट्रेन करना, उनको एजुकेट करना, इन्वेस्टर एजुकेशन, एवरीथिंग इज जनरली हैंडल्ड बाय दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, तो इसके ऊपर भी हम लोग आएंगे, ठीक है. So RBI being the central bank of the country and the custodian of nation's forex has prescribed guidelines for authorized dealers permitted by it to deal in foreign exchange and handle foreign exchange transactions. Categorization of authorized dealers in the year 2006, the categorization of dealers authorized to deal in foreign exchange has been changed by Reserve Bank of India. The entities so authorized are called authorized person, with this category denoting their label of authority to undertake variety of ट्रांजेक्शंस, ठीक है, जिसमें आपका ऑथराइज्ड डीलर्स 1 के अंदर अगर हम लोग बात करें, सो दे कैन हैंडल ऑल करंट एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस अकॉर्डिंग टू आरबीआई डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस इश्यूड टाइम टू टाइम, ठीक है, जिसमें मेजरली कौन आते हैं, आपका पब्लिक सेक्टर बैंक्स, कमर्शियल बैंक या अदर्स, ठीक है, कुछ स्टेट एंड आपका अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है. ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 2 आपका एंटिटीज दैट कैन डील इन ट्रांजेक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विद व्हिच आर नॉन ट्रेड नेचर, ठीक है, जैसे आपका अपग्रेडेड एफएफएमसीज को अदर कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, ठीक है, इनके एग्जांपल्स भी याद रखिएगा, ठीक है. तीसरा आपका अगर हम लोग बात करें तो इंस्टीट्यूशन दैट कैन डील विद फॉरेक्स ट्रांजैक्शन व्हिच आर इंसिडेंशियल टू फाइनेंसिंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज, तो जैसे आपका एक्सिम है, सिडबी है, सो दे आर एग्जांपल ऑफ दिस, ठीक है. फुल फ्लेज मनी चेंजर्स, परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड सेल फॉर प्राइवेट एंड बिजनेस विजिट अब्रॉड, तो जिसमें आपका ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है. सो ऑथराइज डीलर्स कैटेगरी 1 बैंक, जिनके पास मतलब सबसे ज्यादा जो ट्रांजेक्शंस आपके होते हैं वो इन्हीं के थ्रू आपका होते हैं, ठीक है. जैसे लेट्स से बीइंग एन इंडिविजुअल, इफ वी आर रेमिटिंग मनी अब्रॉड फॉर एजुकेशन पर्पस, तो हम लोग किसको अप्रोच करते हैं, ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक को, ठीक है. वी हैव टू फिल अ फॉर्म व्हिच इज कॉल्ड फॉर्म A2, ठीक है. सो फॉर्म A2 जिसमें हम लोग पूरा अपना डिस्क्लोजर्स आपका मेंशन करते हैं, ठीक है, पर्पस एंड एवरीथिंग, ठीक है. Then we have, like being an customer, we have to fill the declaration form. After that, authorized dealer will provide you certificate. Even in case of trade finance also, तो वहां पे भी आपका सेम, जैसे आपका
उसके लिए आपका एक फॉर्म होता है, जस्ट स्किप दैट नेम, ठीक है। सो उनके ऊपर हम लोग आएंगे आने वाले समय में भी, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ फंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। सो फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो एक इंटरमीडियरी की तरह काम कर रहा है, आपका जो भी फॉरेक्स और ऑर्गेनाइजेशन हैं और आरबीआई के बीच में एक कनेक्शन आपका बिल्ड कर रहा है, ठीक है। तो आरबीआई का, अगर आरबीआई किसी भी को आपका मेंबरशिप इशू कर रहा है, दे विल ऑटोमेटिकली बिकम मेंबर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और जो उनका ट्रेनिंग है, उनके लिए गाइडलाइंस हैं, वो सारी चीजें आपका एफएडीआई के द्वारा इशू होंगी। सो गाइडलाइंस एंड रूल फॉर फॉरेक्स बिजनेस बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। रिप्रेजेंट मेंबर बैंक ऑन गवर्नमेंट इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और अदर बॉडीज, ठीक है, इनके इश्यूज को वहां तक पहुंचाना। अनाउंसमेंट ऑफ डेली एंड पीरियोडिकल रेट टू मेंबर बैंक्स, दिस इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। डिसाइडिंग एमसीएलआर फॉर बैंक इन इंडिया, तो दिस इज इनकरेक्ट ना, ठीक है। एमसीएलआर बैंक खुद से डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, नॉट अ फंक्शन, सो व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर, डी विल बी राइट आंसर फॉर दिस वन, ठीक है। एमसीएलआर डिसाइड करने का काम इनका नहीं होता है, ठीक है। सो फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया वाज सेट अप इन 1958 as association of bank dealing in forex in India, authorized dealers आपका जो भी होता है, ठीक है, as a self regulatory body and incorporated under section 25 of Companies Act 1956, ठीक है। सो ये बेसिक बेसिक जिनको आपको ध्यान रखना है। Presently some functions which are followed by Foreign Exchange Dealers Association of India, जैसे क्या क्या है, guidelines and rules for forex business, training of bank personnel in the area of forex business, accreditation of forex brokers, advising, assisting member bank in settling issues and matters in their dealings, represent member bank on government or RBI of or other bodies, announcement of daily and periodical rate to the member banks. So these are the core functions which are generally performed by the फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो प्लीज इन सबको आपको ध्यान रखेंगे, ठीक है, तो ये आपको हेल्प करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरेक्स मार्केट, ठीक है। तो फॉरेक्स मार्केट के संबंध में आपका कौन सा स्टेटमेंट सही है, गलत है, बेसिक है, ठीक है। सो एन ओवर द काउंटर एज वेल एज फॉरेक्स एक्सचेंज ड्रिवन मार्केट, ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बैंक एंड बिजनेस हाउस, ठीक है, जो होते हैं आपका, या कोई भी दो पार्टीज के बीच में, फ्यूचर इज बेसिकली एक्सचेंज एंड क्लाइंट के बीच में, ठीक है। सो दिस इज ट्रू। सेटलमेंट अफेक्टेड बाय टाइम जोन हॉरिजन, ठीक है। सो सेटलमेंट आपका जो है, इसमें टाइम जोन का डेफिनेटली आपका इफेक्ट पड़ता है। आई होप यू गाइस आर अवेयर अबाउट हर्स्टेड रिस्क, ठीक है। तो हर्स्टेड रिस्क में आपका यही चीज हुआ था, वहां से ये चीज निकल के आई। तो जिसमें कॉन्सेप्ट आता है वैल्यू डेट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो जब कई बार डेट ऑफ ट्रेड एंड डेट सेटलमेंट डेट, इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, तो जिस डेट पे आपका एक्चुअली सेट, जैसे सपोज दैट डेट ऑफ ट्रेड इज 1 जुलाई, डेट ऑफ सेटलमेंट इज 3 जुलाई, तो अज्यूमिंग देयर इज नो हॉलीडे इन बिटवीन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, सो इट इज नोन एज स्पॉट ट्रेड, ठीक है। उसको हम लोग स्पॉट के नाम से जानते हैं, ठीक है। So that is the concept of value date, और ये डिफरेंस क्यों आता है, ड्यू टू टाइम जोन हॉरिजन, ठीक है। दिस इज अगेन ट्रू। हाईली लिक्विड मार्केट, ठीक है, देयर आर नंबर ऑफ बायर्स, नंबर ऑफ सेलर्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये एक ऐसा मार्केट है जो 24 आवर्स ओपन रहता है, ठीक है, और दुनिया भर के बायर सेलर है किसी भी करेंसी पेयर के अंदर। अ ग्लोबल मार्केट विद नो बैरियर्स, नो स्पेसिफिक लोकेशन, दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो ऑल आर ट्रू, ठीक है। ये सारे ही स्टेटमेंट क्या है आपका करेक्ट है अबाउट द फॉरेक्स मार्केट, ठीक है। So 24 मार्केट ये ओपन रहता है, ओवर द काउंटर एज वेल एज दिस ग्लोबल मार्केट, सपोर्ट लार्ज कैपिटल एंड ट्रेड फ्लोज, हाईली लिक्विड मार्केट, हाई फ्लक्चुएशन इन करेंसी रेट, ठीक है, एवरी सेकंड, सेटलमेंट अफेक्टेड बाय टाइम जोन हॉरिजन, मार्केट अफेक्टेड बाय गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड कंट्रोल्स, ठीक है। जैसे कई बार होता है ना, देयर इज अ करेंसी वॉर, कई बार स्टार्ट हो जाता है आपका, ठीक है। तो वो, या इंटरेस्ट रेट के अंदर जो चेंजेस हैं गवर्नमेंट के द्वारा, सो दे कैन अफेक्ट दिस पर्टिकुलर, ठीक है। ये चीज हम लोग डिटेल में समझेंगे, जहां पे आपका फैक्टर अफेक्टिंग फॉरेक्स रेट, इस वाले पार्ट को जब कभी भी क्वेश्चन आएगा ना, आई विल एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर वन इन डिटेल, राइट। चलो नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल फैक्टर डिटरमाइनिंग एक्सचेंज रेट, ठीक है। आगे ये क्वेश्चन आपका, ठीक है। चलो मतलब जैसे जो एक्सचेंज रेट आपका है, वो जब उसमें जो चेंजेस हैं, लेट्स से
आपका करेंटली यूएसडी आईएनआर, ठीक है, एक आपका यूएसडी आईएनआर है, ठीक है, करेंसी पेयर, जिसका करंट मार्केट प्राइस विच इज नोन एज स्पॉट रेट इज सपोज दैट 82.7080, ठीक है, दैट मींस बायर वांट टू बाय इट एट 82.70 एंड दिस इज दिस, ठीक है, ये मार्केट रेट है आपका, ठीक है। सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेजर फैक्टर व्हिच विल डिटरमाइन द मूवमेंट्स इन दिस पर्टिकुलर करेंसी पेयर, मतलब आपका ये कब बढ़ेगा और ये कब घटेगा, ठीक है। सो व्हाट आर द फैक्टर्स, ठीक है, तो आई होप सब लोग जानते हैं बेस करेंसी डॉलर, काउंटर करेंसी रुपी। तो इनको डिसाइड करने के लिए ना वी हैव 3 कैटेगरीज एज पर योर सिलेबस, ठीक है। आप इनको ब्रॉडर 2 कैटेगरीज में भी ला सकते हैं, फंडामेंटल रीजन, टेक्निकल, ठीक है। फंडामेंटल इज ऑल अबाउट द इकोनॉमी, ठीक है, जैसे कभी अगर आप किसी करेंसी पेयर को एनालाइज करते हैं, ठीक है, सो सबसे बड़ा एनालिसिस होता है आपका करेंसी पेयर का, बिकॉज there are two economies involved in this particular currency pair, ठीक है, यूएस इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी। तो इनका कोर फंडामेंटल, हाउ बीओपी ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज वर्किंग, हाउ बीओपी ऑफ यूएस इकोनॉमी इज वर्किंग, ठीक, बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा है, ओवरऑल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कैसे हैं, इंटरेस्ट कैसा है, गवर्नमेंट स्टेबिलिटी कितनी है, दीज आर सम फंडामेंटल रीजन, ठीक है। टेक्निकल में आपका स्पेक्यूलेशन कैसा है, जैसे आपके उसमें स्पेक्यूलेशन एक सेपरेट से रीजन दिया है। स्पेक्यूलेशन इज इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दैट करेंसी पेयर, मतलब 100 में से 90 लोगों को लगता है कि ये करेंसी पेयर बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली बढ़ेगा, क्योंकि 100 में से 90 आपका बाई की पोजीशन करने वाले हैं, तो डिमांड ज्यादा है तो उसका प्राइस बढ़ेगा, दैट इज द लॉजिक, ठीक है। या गवर्नमेंट के द्वारा कोई शॉर्ट टर्म आपका चीज किया गया, ठीक है, जैसे आपका जैसे मसाला बॉन्ड हम लोगों के द्वारा इशू किए गए, या फिर इंटरेस्ट रेट को आपका इंक्रीज किया गया, अदर्स ये सारी चीजें जो इसमें रहेंगी, ठीक है। सो क्या हो सकता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन बी अ रीजन, बिल्कुल हो सकता है, अभी मैंने आपको बताया, ठीक। अगर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जनरली क्या होता है कि उस इकोनॉमी का रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी के साथ जो मॉनेटरी इंटरेक्शन हो रहा है ड्यूरिंग अ पीरियड, ठीक है। तो अगर हमारे मतलब ये कैसे डिसाइड होगा, अगर आपके मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में कब जाएगा, अगर आपके जो एक्सपोर्ट्स हैं दे आर ग्रेटर देन योर इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट ज्यादा होने का मतलब आपका अकाउंट ज्यादा क्रेडिट होगा, आपकी करेंसी के लिए डिमांड होगी, ठीक है। सो इन्वेस्टर और बोरोवर्स और बायर्स दे विल मेक पेमेंट इन योर करेंसी, ठीक है, इवेंचुअली दे हैव टू कन्वर्ट देयर होम करेंसी इनटू आईएनआर, तो वो कहीं ना कहीं उसके लिए लीड करेगा। दूसरा मॉनेटरी एंड फिस्कल मेजर्स, ठीक है, लिक्विडिटी किस तरीके से आपका संभाली गई इकोनॉमी के अंदर, पॉलिटिकल इश्यूज, स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी तो आपका जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है वो उतना ज्यादा रहेगा, ठीक है। स्पेक्यूलेटिव फोर्सेस, अब क्वेश्चन क्या था, नॉट अ फंडामेंटल, ठीक है। सो स्पेक्यूलेशन इज काइंड ऑफ, इट इज अ सेपरेट वन एज पर योर कोर्स करिकुलम, इट कम्स अंडर टेक्निकल, ठीक है, जो मतलब इट हैज अ शॉर्ट टर्म इंपैक्ट, ठीक है। टेक्निकल एस्पेक्ट जनरली क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म इंपैक्ट रखते हैं, और फंडामेंटल जो रखते हैं आपका लॉन्ग टर्म रखते हैं। सो डी विल बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप दिस इज क्लियर। So these include all those causes or events which affect the basic economic and monetary policies of the concerned economy or government. The causes normally affect the long-term exchange rate, while the short-term, like many of these fund फाउंड इनफेक्टिव, ठीक है। तो जैसे आपका ऐसा भी हो सकता है कि शॉर्ट टर्म वाले जो है वो उनका ज्यादा इफेक्ट आपका नहीं रहेगा, ठीक है, इकोनॉमिक चेंजेस या इनके ऊपर। तो हमारे पास फंडामेंटल रीजन की अगर हम लोग बात करें, सो हियर वी हैव अ लिस्ट, ठीक है, जिसमें बैलेंस शीट पेमेंट, ठीक है, सो जनरली अ सरप्लस लीड टू अ स्ट्रॉन्गर होम करेंसी व्हाइल a deficit weakness in the same economic growth, जिन इकोनॉमीज में ग्रोथ ज्यादा होगी दैट मींस दे आर अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो आपका उसकी वैल्यू को भी आपका यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी एंड एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, लोअर टैक्स रेट लीड टू हायर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हायर इकोनॉमिक ग्रोथ लीड टू आपका जो करेंसी के अंदर डिमांड्स को, ठीक है। सेम आपका मॉनेटरी एक्सपेंशनरी मींस वेयर गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मोर एंड मोर मनी, ठीक है, इस तरीके से आपका जो रहेगा, ठीक है। तो दे आर ग्रोथ ओरिएंटेड बेसिकली। इंटरेस्ट रेट आपका जिन इकोनॉमीज में ज्यादा इंटरेस्ट रेट होगा दे विल अट्रैक्ट मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। पॉलिटिकल इश्यूज, इफ विल हैव पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सो दैट विल आल्सो इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, ठीक है। तो जैसे आप देखो सिंपल सा, एक कंट्री जहां पे हर 2 साल में सरकार चेंज हो रही है, एक कंट्री आपका जहां पे 30-40 साल तक सेम गवर्नमेंट काम कर रही है, हर एक गवर्नमेंट का अपना एजेंडा होता है, अपना तरीके से काम करने के उनके फंडामेंटल्स होते हैं। अगर वो चीज आपका होता है तो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स हैं, इफ अगर उनको लगता है हाँ ये गवर्नमेंट का वो सही है एंड दे हैव स्टेबिलिटी, दे विल मेक मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से
पॉलिटिक्स एंड आपका इन्वेस्टमेंट का जो लिंक आपको देखने के लिए मिलेगा, राइट। चलो नेक्स्ट वन गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क इज एसोसिएटेड विद फॉरेक्स डीलिंग रूम, ठीक है। तो फॉरेक्स का जो डीलिंग रूम है, जिसको हम लोग फ्रंट ऑफिस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या क्या रिस्क आपके इन्वॉल्व हो सकते हैं। ऑपरेशनल रिस्क बिल्कुल है, ठीक है, आपका गलत ट्रेड आपका डाल दिया जो भी आप डीलर हैं उनके द्वारा, ठीक है। एक्सचेंज रिस्क आपका, एक्सचेंज एडवर्स प्राइस मूवमेंट इन फॉरेक्स रेट, ठीक है, जो फॉरेन एक्सचेंज जो हमारे एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसके अगेंस्ट मार्केट बिहेव कर रहा है, एडवर्स मूवमेंट दे रहा है, ठीक है, इट कैन बी। क्रेडिट आपका काउंटर पार्टी रिस्क, इट कैन बी, ठीक है, जो काउंटर पार्टी है खासकर डेरिवेटिव्स के केस में, वो अगर आपका अपनी प्रोमिसेस को फुलफिल नहीं कर रही है। सेटलमेंट रिस्क आपका, हर स्टेट रिस्क भी जिसको बोलते हैं, टाइम जोन डिफरेंसेस की वजह से कई बार आपका ही रहता है। सो अगेन देयर शुड बी ऑल, ठीक है, ऑल आपका ये जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सो हियर वी हैव अ लिस्ट आल्सो, ठीक है। तो ये सारे रिस्क, ऑपरेशनल, एक्सचेंज, क्रेडिट, सेटलमेंट, लिक्विडिटी, मार्केट, करेंसी, लीगल, सिस्टमेटिक, कंट्री रिस्क एंड सोवेरियन रिस्क, ठीक है। अब इनमें से ये तो समझ में आ जाएंगे। लीगल इज एनी चेंजेस बाय द लीगल अथॉरिटीज लाइक मार्केट रेगुलेटर्स एंड ऑल। सिस्टमैटिक रिस्क विच आर नॉन डाइवर्सिफाइबल इन नेचर, ठीक है, जैसे आपका कोई सिचुएशन लाइक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस या अदर्स ऐसा आता है, ठीक है, जो मतलब एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन मार्केट के अंदर क्रिएट कर रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग डाइवर्सिफाई भी नहीं कर सकते। कंट्री रिस्क आपका, जो हमारा काउंटर पार्टी है, ही बिलोंग्स टू सम अदर पार्टी एंड देयर आर सम चेंजेस डन बाय देयर कंट्री, ठीक है, उनकी कंट्री ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया है अदर्स उनकी वजह से, ठीक है। सोवेरियन इज विच इज लिंक विद द गवर्नमेंट, ठीक है, सो गवर्नमेंट फेलियर से अदर्स यहां पे जो देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट वन गाइस, which of the following is incorrect with regard to a forward contract and future contract, ठीक है। तो आई होप इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग करेक्ट करेंगे, ठीक है। सो फॉरेक्स आपका जो जैसे करेंसी है, करेंसी डेरिवेटिव में ट्रेड होता है, करेंसी इज जनरली यूज्ड एज एन अंडरलाइंग एसेट आल्सो, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं डेरिवेटिव का पार्ट है, आई होप डेरिवेटिव सब लोग जानते हैं, ठीक है। सो डेरिवेटिव्स आर financial contract whose value is derived from or dependent upon an underlying asset. अंडरलाइंग एसेट कुड बी योर करेंसी, ठीक है, तो इसलिए हम इसको यहां पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो करेंसी भी एक अंडरलाइंग की तरह आपका इस्तेमाल की जा सकती है। दूसरा, अब जो डेरिवेटिव्स होते हैं दो टाइप के, चार आपका बेसिकली देयर आर 4 टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स इन 2 कैटेगरीज, ठीक है, 2 कैटेगरीज आपका, एक ओटीसी ओवर द काउंटर, दूसरा आपका एक्सचेंज ट्रेडेड। ओटीसी आर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 parties and exchange traded which are generally traded on regulated stock exchange like BSE and NSE, ठीक है। अगर हम लोग टाइप ऑफ डेरिवेटिव की बात करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस आर एक्सचेंज ट्रेडेड, फॉरवर्ड एंड स्वैप्स आर ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट। ये सबको क्लियर होना चाहिए, जीआईबी में आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। अब यहां पे डिफरेंसेस, तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए ना हमेशा ओटीसी वर्सेस एक्सचेंज ट्रेडेड वो समझ लो, तो आपस में ये सारे समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो ओटीसी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट, दे आर कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। counterparty risk is involved in that case and they are less liquid. In case of exchange traded, there is no counterparty risk. Initially you have to deposit margin, ठीक है, आपको कुछ मार्जिन भी देना होता है, ठीक है, and which you have to maintain on M2M basis, ठीक है। दूसरा, अगर हम लोग बात करें, they are highly liquid, ठीक है, there are number of buyers, number of sellers, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, प्राइस ट्रांसपेरेंसी इज वेरी हाई, ऐसे बहुत सारे फीचर आपको मिलेंगे। सो फॉरवर्ड आर एनी साइज वाइल फ्यूचर आर स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो फ्यूचर क्या है, स्टैंडर्डाइज है, बिल्कुल सही है। इस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैन बी आपका एनी साइज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ बायर एंड सेलर, जो 2 पार्टीज हैं वो अपने हिसाब से उसको डिसाइड कर सकते हैं, उनका एक्सपायरी डेट या एवरीथिंग, ठीक है। तो पहला बिल्कुल सही है। हमें क्या ढूंढना है, इनकरेक्ट ढूंढना है, ठीक है। Forward are generally for maturities up to 1 year and beyond, while future are generally up to 1 year. अब ये क्यों बोला गया, this is also correct. Why it is correct? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकते हैं, 1 साल 2 साल 5 साल कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, वो 2 पार्टीज का कॉन्ट्रैक्ट है, वो कितने समय भी हो सकता है एज पर देयर रिक्वायरमेंट। बट फ्यूचर की अगर हम लोग बात करते हैं ना, दीज आर एक्सचेंज ट्रेडेड। अगर आप देखते हैं जैसे जो इक्विटी फ्यूचर है वो कितने समय का होता है, 3 months का, ठीक है, 3 महीने का। अगर आप बात करते हैं कमोडिटी एंड करेंसी डेरिवेटिव्स का, तो इनके अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते होंगे तो दीज कॉन्ट्रैक्ट आर अवेलेबल ओनली फॉर 12 months, 12 महीने के लिए या 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल होते हैं मार्केट में एट ए टाइम, ठीक है। तो ये आपका रहेगा, तो इसलिए सही है। फ्यूचर आर बिटवीन क्लाइंट एंड बैंक,
फ्यूचर आर बिटवीन, नहीं दिस इज रॉन्ग, ठीक है, दिस इज रॉन्ग, क्लाइंट एंड एक्सचेंज होना चाहिए था, ठीक है, वाइल फॉरवर्ड आर बिटवीन क्लाइंट एंड एक्सचेंज, ठीक है, ये भी गलत है आपका, ठीक है, क्लाइंट एंड बैंक होना चाहिए था, तो दिस इज इनकरेक्ट, ये अभी तक का पहला इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट देयर आर नो एक्सप्लिसिट कोलेटरल while initial margin and on mark to mark basis additional margin are needed in case of future contract, ठीक है, तो एम टू एम बेसिस पे जैसे आपने एक ओपन पोजीशन है, आप किसी डेरिवेटिव में एंटर किए, ठीक है, सो सपोज दैट द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर डेरिवेटिव इज 1 करोड़, उसका 5%, 10%, 7% जो भी मार्जिन है वो आपको इनिशियली पे करना होगा, ठीक है, डेरिवेटिव आर हाईली लिवरेज फंड, इसीलिए हम लोग बोलते हैं, ठीक है, यू डू नॉट हैव टू पे द एंटायर 1 करोड़ रुपीस, ठीक है, तो इनिशियल मार्जिन आपको पे करना होगा, तो जो मार्जिन है, अगर मार्जिन आपका इंक्रीज हो रहा है वेल एंड गुड, आपको कुछ नहीं करना है, अगर वो डिक्रीज हो रहा है यू हैव टू डिपॉजिट मार्जिन विद द एक्सचेंज, तो इस तरीके से इस लॉजिक पे आपका ये काम करता है। सो सी इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ दीज गिवन स्टेटमेंट। आई होप दिस इज क्लियर। ये सारे स्टेटमेंट जिनको हम लोगों ने स्टडी भी कर लिया, आई विल शेयर दिस पीडीएफ आल्सो, वहां से भी आप इन चीजों को समझ सकते हैं। नेक्स्ट वन गाइस, which of the following is incorrect with regard to option contract, ठीक है, तो डेरिवेटिव में आपका ऑप्शंस और फॉरेक्स का ऑप्शंस भी अवेलेबल होता है अगेन फॉर 12 मंथ्स, ठीक है, तो ऑप्शंस के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। द स्ट्राइक और एक्सरसाइज प्राइस व्हिच इज द एक्सचेंज रेट एट व्हिच द ऑप्शन कैन बी परचेज और सोल्ड, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट स्ट्राइक प्राइस होता है ना, जैसे सपोज दैट देयर इज XYZ अंडरलाइंग एसेट जिसका करंट मार्केट प्राइस इज सपोज दैट 100, अब इसके स्ट्राइक प्राइस कैसे आपको मिलेंगे, आपका 7 अपसाइड 7 डाउन साइड, ठीक है, जैसे आपका 5 का टिक है, सपोज दैट 5 105 110 115 ऐसे 7 अपसाइड, ऐसे डाउन साइड 95 90 आपका 85 ऐसे ही 7 डाउन साइड, ठीक है। तो अब हम लोग ऑप्शंस में क्या होता है, वी हैव टू टाइप ऑफ ऑप्शन, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन, डिपेंड ऑन योर परसेप्शन, इन्वेस्टर्स परसेप्शन, ठीक है, इन्वेस्टर ए जिसको लगता है कि बाय द एंड ऑफ अगस्त 2024 प्राइसेस ऑफ दिस XYZ कंपनी विल गो बियॉन्ड 110, तो वो क्या करेगा, 110 रुपए का कॉल ऑप्शन परचेज करेगा XYZ लिमिटेड का, ठीक है, सो ही विल गो विद कॉल। इन्वेस्टर बी जिसका अजम्पशन ये है, जिसकी एनालिसिस ये कहती है कि बाय द एंड ऑफ अगस्त 2024 सेम डेट, आपका सेम डेट का कॉन्ट्रैक्ट, प्राइसेस ऑफ दिस XYZ विल कम डाउन बियॉन्ड 85 और इससे नीचे 85 से नीचे आएंगे, ठीक है, बिलो 85, तो ही विल बाय द पुट ऑप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, तो इस तरीके से पहला करेक्ट है। The premium which is the cost of option paid at the time of option is purchase, again true, ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ठीक है, जैसे आपका यहाँ पे जो ट्रेडिंग होती है किसमें, प्रीमियम में, सपोज दैट आपका ये जो XYZ कंपनी है इसके 110 रुपए के स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम है सपोज दैट 5, तो जो इन्वेस्टर होगा इसका इन्वेस्टमेंट कैसा होगा, 5 इंटू लॉट साइज, ठीक है, एंड दिस इज द मैक्सिमम लॉस ही कैन बियर ऑन दिस वन, ठीक है, तो कॉल ऑप्शन के केस में 110 और उससे ऊपर अगर ये नहीं जाता, सपोज दैट एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी ऑफ अगस्त मंथ प्राइसेस आर 110 या उससे नीचे, तो इसका नुकसान कितना होगा, 5 इंटू लॉट साइज, ठीक है, जितना का भी लॉट साइज है, ठीक है, सेम आपका यहाँ पे भी प्रीमियम, जैसे सपोज दैट इसका प्रीमियम है 10, इसका है 8, इसका है 5, ठीक है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्या होगा, 5 इंटू लॉट साइज अगेन, ठीक है, जितना क्लोज होगा उतना प्रीमियम ज्यादा होगा, ठीक है, जैसे सपोज दैट इसका प्रीमियम है 15 या आपका सपोज दैट 10, इसका 5, इस तरीके से यहाँ पे भी आपको मिलेगा, ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। द एक्चुअल स्पॉट रेट इन द मार्केट एट द टाइम ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज परचेज, ठीक है, the actual spot rate is spot rate in the market at the time the option contract is purchased, ठीक है, सो ये spot rate ही है, ठीक है, इसमें कोई आपका वो है नहीं। Option is a contract giving the purchaser the right but not an obligation to buy or sell a given amount of security stock or underlying at a fixed price पर यूनिट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, ठीक है, तो अगेन ये भी सारे करेक्ट ही हैं, ठीक है, आई सी द आंसर यस, हाँ, ठीक है, सारे ही करेक्ट हैं आपका, ठीक है, दीज ऑल स्टेटमेंट अबाउट द ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट आर ट्रू, ठीक है, आई होप एवरीबॉडी गेट दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है, तो सारी चीजें आपका सेम पॉइंटर्स हैं जिनको हमने आपका डिस्कस किया है, ठीक है, तो गाइज ये आपका पहला सेशन जो हम लोगों ने आज प्लान किया था बेसिकली, ठीक है, तो जिसमें like from tomorrow onward we'll have little bit lengthy session, ठीक है, we'll have same kind of discussion, ठीक है,
तो डिस्कशन थोड़ा सा लेंदी रखेंगे और जो आपका वीडियो का लेंथ रहेगा, ठीक है, सो अगेन दैट विल बी बियॉन्ड 1 आवर्स 30 मिनट्स और समथिंग, ठीक है। तो रेगुलर बेसिस पर अगर आप कंज्यूम करते रहते हैं इन सब चीजों को, ठीक है, एक बार थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि आपको कॉन्सेप्चुअली जो एरियाज हैं वो भी दे दें साथ साथ में, और कहीं ना कहीं जैसे अब जैसे जो यूनिट्स जिनके ऊपर केस स्टडीज बनती हैं, लाइक जैसे फॉरेक्स के अंदर एक केस स्टडी आपका बनता है जो बार बार पूछा जाता है, फॉरेक्स रेट डिसाइड करने के लिए, फॉरवर्ड या फ्यूचर रेट कैलकुलेशन। आई विल कवर दैट पर्टिकुलर पार्ट इन नेक्स्ट सेशन ओनली, ठीक है। इसके अलावा आपका जो एलसी है, ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट, जिसके ऊपर लास्ट ईयर आपका केस स्टडी पूछा गया था, तो उसको भी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। एलआरएस के ऊपर जो गाइडलाइंस हैं वो सारी चीजें, अगेन पूरा थोड़ा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ज्यादा है, याद रखने वाली चीजें ज्यादा है, उनके ऊपर भी हम तो 1 by 1 हम लोग लेके चलेंगे। अगर आप इनको रेगुलर बेसिस पे पढ़ते हैं, अगर आपका कोई टॉपिक जो आपको थोड़ा परेशान कर रहा है, अगर आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं और जुलाई एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हैं, तो वो भी आप कमेंट्स के अंदर मेंशन करके बताएं। आई विल कम अप विद अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट, जिससे आपको क्लियरिटी मिल जाए, ठीक है। सो इट्स अ हाई टाइम गाइस, बहुत कम दिन हमारे पास एग्जामिनेशन के लिए बचे हुए हैं, ठीक है। तो रेगुलर रहिए, कोई भी हेल्प लगती है आपको तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, 1-to-1 वी कैन हैव 1-to-1 कन्वर्सेशन ऑल्सो, ठीक है। इसके अलावा जो लोग नवंबर दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं, यू आर एट बेस्ट टाइम, ठीक है। अभी आप मतलब आपके पास बहुत अच्छा टाइम है। अभी मैं आपको थोड़ा सा एक प्रैक्टिस एग्जाम वाला फीलिंग दे दूंगा जस्ट आफ्टर योर एग्जामिनेशन, जैसे सीआईबी आपका क्योंकि ओवर होता है, देन आई विल कम अप विद आपका जो भी यूनिट वाइज आपका स्टडी प्लान है और कैसे आपको उन टॉपिक को समझना है, अदर्स वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही करते हैं। आई विल सी यू टुमारो विद द न्यू सेशन, ठीक है, और इसी का कंटिन्यूएशन जो हम लोग जारी रखेंगे आने वाले 10-12 दिन के लिए। ओके, सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू एंजॉय द सेशन। कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं और अपने साथी बैंकर्स के साथ जरूर शेयर करें, जिससे उनको भी इन सेशन के बेनिफिट मिल सके। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। बाय, टेक केयर ऑल, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।